आज हम लोग इसका जो अगला जो पार्ट है श्रवण विधि उसको हम लोग देखेंगे। तो श्रवण विधि जो होता है इसमें क्या होता है कि जब मिश्रण समांग या विसमांग हो, समांग या विसमांग मिश्रण हम आपको बता चुके हैं कि क्या होता है। तो जब मिश्रण समांग या विसमांग हो और इसमें से एक अवयव क्या हो ठोस और एक अवयव क्या हो द्रव हो, ठीक है। और इसे क्या किया जाता है कि अगर दो मिश्रण द्रव हो और दो वैसा द्रव हो जो आपका क्या हो एक दूसरे में घुलनशील हो, जिसको हम बताए थे कि जिसको हम मिश्रणीय द्रव कहते हैं। जैसे आपका दूध और पानी किस तरह से मिश्रणीय द्रव होता है, तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपका एल्कोहल और क्या हो एसीटोन हो, या आपका जल और क्या हो एसीटोन हो, तो दोनों एक दूसरे में क्या होता है बहुत अच्छे से घुल जाता है। तो उसको भी इस माध्यम से हम अलग कर सकते हैं। ऐसे बेसिकली हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि चीनी और नमक का विलयन, जैसे चीनी इसमें क्या है ठोस है और आपका जो जल है वो आपका क्या है द्रव है। लेकिन यह जो है आपका जल और जल आपका एक द्रव हो गया और उसमें अगर एल्कोहल मिलाते हैं तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं। तो आते हैं इसके फिगर से समझते हैं इस बात को। अब यह जो फिगर आपको दिया हुआ है यह फिगर है आपका जो श्रवण होता है उसका यह एपरेटस है, उसको हम कहते हैं कि इसका यह यंत्र है। इसी यंत्र के द्वारा हम क्या करते हैं कि यह एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मिश्रण को क्या करते हैं अलग अलग करते हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये आपका एक स्टैंड है, ये आपका बंसन बर्नर होता है जिससे हम इसको हीट करते हैं। यह इस पर रखने वाला जो आपका हो गया स्टैंड का टाइप है सो दिया हुआ है। ये आपका जो होता है फ्लास्क ये हो गया, फ्लास्क के ऊपर ये आपका थर्मामीटर लगा हुआ है। थर्मामीटर इसलिए लगा हुआ है कि हम टेम्परेचर को देख सकें वो कितना टेम्परेचर वहाँ पर हो गया। इसे जो एक नली जो है इसी में क्या होता है जो वाष्प बनता है वो इसके द्वारा जा करके और यहाँ पर क्या होता है इसमें इस फ्लास्क में जमा होता है, जिसको हम रिसीविंग फ्लास्क कहते हैं। मतलब कि इस फ्लास्क में आपका क्या होगा एकत्रित होगा। और यहाँ पर यह एक स्टैंड के द्वारा लगाया गया और ये कंडेंसर है। तो कंडेंसर यहाँ पर क्या होता है कि यह काम करता है कि यहाँ पर दो तरह का नल लगा रहता है। एक आपका होता है कोल्ड वाटर का, तो कोल्ड वाटर जब यहाँ से जाएगा अंदर में, ठीक है, तो आपको पता है कि जब वाष्प को हम ठंडा करते हैं तो वो क्या होता है द्रव में परिणत होता है। तो यहाँ से ये ठंडा पानी ये किसी ऐसा से जुड़ा रहेगा जिसमें से क्या हो ठंडा पानी जाए, ठीक है। तो इसको हम किसी ऐसे क्या कहते हैं मशीन से जोड़ेंगे जिससे क्या हो ठंडा पानी इसमें जाए। तो इसमें ठंडा पानी जब जाएगा तो इसको पूरे को यह जो आपका नली है इसको क्या करेगा ये ठंड कर देगा, ठीक है ना। और जब इसको पूरा तरह से ठंडा कर देगा तो क्या होगा वहाँ पर संघनन का प्रक्रिया होगा और संघनन के प्रक्रिया द्वारा यह जो यहाँ पर वाष्प आएगा वो ठंडा होकर के यहाँ पर क्या होगा द्रव रूप में आके यहाँ पर जमा हो जाएगा और फिर यहाँ से वाटर आउट हो जाएगा। मतलब कि जो गर्म पानी जब यहाँ पर गर्म हो जाएगा उसको क्या हो जाएगा यहाँ से ये पास आउट हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो ये होता है इसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन एपरेटस कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है चीनी और नमक का चीनी और पानी का हमको मिश्रण दिया हुआ है चीनी और पानी का मिश्रण दिया और हमको कहा गया है कि आप पानी को इस तरह से निकालिए, पानी को इस तरह से आप अलग कीजिए कि पानी भी आपका एक अलग हो जाए। अगर मान लीजिए कि चीनी और या नमक और पानी का मिश्रण से हमको क्या करना हो नमक को अगर अलग करना होगा तो उसमें हम वाष्पन प्रक्रिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि आपका जल होगा जल आपका एकत्रित नहीं होगा, वो क्या होगा वाष्प बन के वायुमंडल में वो चला जाएगा। लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि पानी को भी आपको क्या करना है अलग एक जगह जमा कर लेना है तो उसमें हम यह विधि अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे जैसे मान लीजिए कि आपके पास नमक और पानी का मिश्रण दिया हुआ है, मतलब कि नमक का आपके पास घोल दिया हुआ है जलीय विलयन दिया हुआ है। तो उसको इसमें हम क्या करेंगे रखेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे हीट करेंगे। जब हीट इसको करेंगे तो आपको पता है कि जल जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो जब इसका टेम्परेचर जो यहाँ पर है थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये चला गया तो हमको पता चल गया कि इसका जो वाष्प बन के उड़ रहा है ऊपर की ओर जा रहा है ना, और फिर यहाँ पर जो ये जाते जाते यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो आपका जो जल होगा क्या होगा यहाँ पर जाके यहाँ पर जमा हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि जब पूरा तरह से जल यहाँ पर क्या हो गया खत्म हो गया, पूरा जल यहाँ पर जमा हो गया, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे यहाँ से हम सॉल्ट को अलग कर लेंगे, मतलब कि नमक को अलग कर लेंगे और यहाँ से जल को अलग कर लेंगे। तो इस तरह से यह जो आपका है एप्लीकेबल है जिसमें एक ठोस हो और एक क्या हो द्रव हो। और यह ऐसे मिश्रण के लिए भी एप्लीकेबल है जैसे मान लीजिए कि आपका एल्कोहल और एसीटोन, एल्कोहल एसीटोन हो गया, या मान लीजिए कि एल्कोहल और आपका क्या हो गया एल्कोहल और आपका जल हो गया, एल्कोहल और जल हो गया। तो एल्कोहल और जल दोनों आपका क्या है द्रव है और दोनों ऐसा द्रव है जो एक दूसरे में क्या हो बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है जैसे दूध में पानी मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप एल्कोहल को और जल को क्या कीजिए अलग अलग कीजिए, तो हम क्या करेंगे कि एल्कोहल और जो आपका जल है दोनों मिला हुआ है उसको हम इस बीकर में इस फ्लास्क में क्या करेंगे डालेंगे, उसको गर्म करेंगे। तो हमको पता है कि एल्कोहल का जो आपका होता है एल्कोहल का जो आपका होता है क्वथनांक वो आपका होता है 65 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का जो क्वथनांक होता है वो आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पर हम मिला के क्या कर दिए रख दिए। अब इसको हम गर्म करेंगे तो हमको पता है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और आपका जो
एल्कोहल होता है उसका क्वथनांक कितना होता है 65 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब थर्मामीटर का यहाँ पर रीडिंग जो होगा 65 डिग्री सेल्सियस अगर शो करेगा और 65 डिग्री पर जाके ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये रुक क्यों जाएगा, क्योंकि जब तक ये पूरा जो यहाँ पर जो एल्कोहल है वो पूरा वाष्प बन के जब तक यहाँ से नहीं निकल जाता है, जब तक उसका जो यहाँ पर 65 अगर होगा तो 65 पर ही क्या होगा, रुका हुआ रहेगा। जब वो पूरा तरह से वाष्पित होकर के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब उसका फिर क्या होगा, रीडिंग बढ़ेगा। तो जब यहाँ पर मान लीजिए कि टेम्परेचर आ गया 65 डिग्री सेल्सियस, तो हमको पता चल गया कि अब जो वाष्प यहाँ पर बन रहा है वो किसका वाष्प बन रहा है, तो वो एल्कोहल का वाष्प बन रहा है, हमको ये पता चल जाएगा। अब वह जाते जाते यहाँ पर पूरा तरह से क्या हो गया, यहाँ पर वाष्प बन के इस नली के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका कोल्ड वाटर का यहाँ पर क्या है, जो इस नली को क्या करेगा, ठंडा करेगा। तो यहाँ पर संघनन का प्रक्रिया होगा और संघनन की प्रक्रिया से यहाँ पर आपका जो एल्कोहल होगा वो द्रव रूप में यहाँ पर क्या है, फ्लास्क में जमा हो जाएगा। तो जब 65 डिग्री से जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो हमको पता चल जाएगा कि अब जितना जो यहाँ पर क्या था एल्कोहल था वो पूरी तरह से क्या हो गया, वाष्पित होकर के और फिर यहाँ पर से संघनित होकर के वो क्या हो गया, द्रव रूप में यहाँ पर अलग हो गया। तो उसके बाद हम इस प्रोसेस को क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो इस तरह से आपका एल्कोहल अलग जमा हो गया और जल आपका क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस तरह से हम वैसे मिश्रण के लिए भी इसको उपयोग में ला सकते हैं, जो आपका दो क्या हो, द्रव हो और दोनों एक दूसरे में बहुत अच्छे से क्या हो, मिश्रणीय हो। माने मिश्रणीय द्रव को हम यहाँ पर अलग कर सकते हैं जिसके टेम्परेचर, जिसका जो क्वथनांक होता है उसके बीच में डिफरेंस हो, काफ़ी डिफरेंस हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जल और एल्कोहल के बीच में अगर हम देखेंगे तो जल का आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और आपका जो एल्कोहल होता है उसका होता है 65, मतलब कि दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो दोनों के बीच में 35 डिग्री सेल्सियस का क्या है, डिफरेंस है। तो इतना डिफरेंस रहेगा तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसके बीच में डिफरेंस अगर बहुत कम हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एल्कोहल और आ जाएगा एसीटोन का मिश्रण, तो एल्कोहल का मिश्रण, एल्कोहल का आपको पता है कि 65 डिग्री सेल्सियस होता है और एसीटोन जो आपका होता है, एसीटोन एक कार्बनिक घोलक होता है जिसमें नेल पॉलिश और जो हटाने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें एसीटोन यूज होता है मेन कंपोनेंट। तो मान लीजिए कि एल्कोहल और एसीटोन के मिश्रण को अगर अलग अलग करना होगा तो इसका जो आपका होता है 56 डिग्री सेल्सियस होता है इसका क्वथनांक और इसका जो होता है आपका 65, मतलब कि दोनों के बीच में 10 डिग्री से कम का यहाँ पर डिफरेंस है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए जो आपका होता है प्रभाजी श्रवण उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसका भी जो आपका सेटअप होता है ठीक इसी तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर जो उसका थोड़ा सा यह जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये आपका क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। जब हम क्या करेंगे, प्रभाजी श्रवण का इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो आपका जो बुक है उसमें चित्र 2.10 में आपका वो दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसमें कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पर लगा हुआ रहता है। तो जब हम प्रभाजी श्रवण का ऑपरेटर से देखेंगे तो उसमें आप ही देख सकते हैं, आपके किताब में चित्र 2.10 में वो दिया हुआ है। तो वो जब हम क्या करते हैं, जब दोनों वहाँ पर क्या हो, द्रव हो या दोनों वहाँ पर क्या हो, गैस हो, तो वैसे में हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेट्रोलियम का जो अवयव होता है आपका, आपको पता है कि पेट्रोलियम जो आपका होता है जिससे हम केरोसिन हो गया, उसके बाद आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मोम हो गया, उसके बाद आपका कोल तार होता है जो हम अलग अलग करते हैं, तो वो सब पेट्रोलियम के अवयव से क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। जैसे आपका एलपीजी हो गया तो सब उसी के अवयव से क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो उसमें प्रभाजी श्रवण का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका सेटअप बिल्कुल इसी तरह से रहता है, सिर्फ यहाँ पर ये क्या होता है, बदला हुआ रहता है। वायु का जो अवयव हो गया, जैसे आपको मान लीजिए कि नाइट्रोजन गैस अलग करना है, ऑक्सीजन गैस अलग करना है, तो भी इसी के माध्यम से किया जाता है। और एल्कोहल और एसीटोन, तो वैसा दो मान लीजिए कि मिश्रण रहेगा जिसके बीच में क्वथनांक के बीच में क्या होगा, बहुत कम का डिफरेंस रहेगा, बहुत कम का अंतर, मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर रहेगा। तो उसके लिए हम प्रभाजी श्रवण का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और अगर ज़्यादा का डिफरेंस है तो उसके लिए हम यहाँ पर जो आपका श्रवण जो विधि है उससे भी हम यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि द्रव द्रव मिश्रण, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर वायु जो आपका होता है उसके लिए भी यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जो आपका है क्रोमैटोग्राफी था, ये श्रवण विधि और यहाँ पर जो आपका प्रभाजी श्रवण है दोनों मिलता जुलता था, तो इसलिए दोनों को यहाँ पर हम बता दिए हैं। अब आते हैं क्रोमैटोग्राफी पर। तो क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, तो यह जो होता है आपका जैसे स्याही हो गया, स्याही मतलब आपका क्या होता है, इंक, तो उसमें बहुत सारा कलर होता है, तो उस कलर के मिश्रण को अलग अलग करना होगा, तो उसके लिए हम क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीक में क्रोमा का मतलब रंग होता है, क्या होता है, रंग होता है। तो जब मिश्रण के अवयव एक ही विलायक में विलय हो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक काला इंक है, ठीक है, तो काला इंक होगा तो उसमें क्या होगा, काला रंग का उसमें क्या होगा, डाई होगा, रंग होगा, और उसमें बहुत सारा आपको पता है कि काला रंग में एक से ज़्यादा तरह का वहाँ पर क्या होता है, रंग मिला हुआ रहता है। तो अगर मान लीजिए कि उसमें ब्लू है, नीला है, काला है, पीला है, सबको आपको अलग अलग करना है, तो उसको हम क्रोमैटोग्राफी के द्वारा ही करेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक फिल्टर पेपर लिया जाता है। आपको पता है कि फिल्टर पेपर पर क्या होता है, एक वृत्ताकार एक पेज होता है, कागज के जैसा ही होता है, इसमें बहुत छोटा छोटा क्या होता है, होल होता है, बहुत छोटा छोटा, ऐसे आपको दिखाई दे या नहीं भी दे सकता है, ठीक है ना, तो बहुत छोटा छोटा उसमें होता है।
तो आपका होता है जो लैब और में मिल सकता है, आपका स्कूल में अगर प्रयोगशाला है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो होता है उसमें क्या किया जाता है कि उसको आप इस तरह से एक स्ट्रिप के रूप में काट लीजिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक लाइनिंग कर देते हैं और हमको हमारे पास एक इंक है, उसको हमको क्या करना है, उसके कंपोनेंट को अलग करना है। तो उस इंक का जो है 1 बूंद या 2 बूंद यहाँ पर हम क्या कर दिए, डाल दिए। अब हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा जो फिल्टर पेपर है, क्या है, फिल्टर पेपर है, जिसको हम छन्ना पत्र कहते हैं। फिल्टर पेपर को क्या कहते हैं, फिल्टर पेपर को हिंदी में कहते हैं छन्ना पत्र कहते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर इस इंक को यहाँ पर हम क्या कर दिए, डाल दिए। अब हम एक बीकर लेंगे, उसमें हम क्या लेंगे, पानी लेंगे और उसको इसमें हम क्या करेंगे, रखेंगे। इसको इस तरह से पकड़े रहेंगे, या मान लीजिए कि इस तरह से हम इसको क्या कर दिए, उसमें टांग दिए कि जिसका जो ये इंक वाला पार्ट है ये यहाँ पर नहीं भीगे, सिर्फ इतना ही तक भीगे, ठीक है। इतना तक उसमें क्या है, जल में जाए, ये इंक उसमें नहीं भीगना चाहिए पानी में, मतलब पानी के अंदर में ये जो आपको इंक के कंपोनेंट को अलग करना है वो अलग नहीं जाना चाहिए। अब इसको हम डुबा देंगे। तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कोई कॉटन क्लॉथ है या कोई भी आपका कपड़ा होता है, जैसे आप देखिएगा कि मोमबत्ती या मान लीजिए कि लैंप होता था, तो लैंप में क्या होता है कि मिट्टी का तेल एक कंटेनर में रहता है भरा हुआ, उसमें एक बत्ती होता है। जब उसको क्या करते हैं, उसमें डुबा करके उसके बाद उसको क्या करते हैं, हम बत्ती को जब जलाते हैं तो अब देखिए केरोसिन ऊपर की ओर क्या होता है, चढ़ता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा, जो पानी होगा धीरे 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 करके पानी क्या होगा, पूरे ऊपर से पूरे ऊपर तक ही चला जाएगा, मतलब कि पूरा जो आपका ये फिल्टर पर है पूरी तरह से पानी से क्या हो जाएगा, भीग जाएगा, ठीक है। पहले भीगाना नहीं है, ये यहाँ पर हमको रख देना है। यहाँ तक हम क्या कर दिए, पानी में इसको डुबा दिए थे ना, और इसको हम मान लीजिए किस तरह से हैंग किए हुए किसी तरह से। अब यहाँ पर क्या होगा, पानी जब धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा तो उसके बाद इसका जो कंपोनेंट होगा, मान लीजिए कि आपका ये काला रंग है, तो काला रंग में एक से ज़्यादा रंग हो सकता है, या आपके पास ऐसा इंक है जिसमें एक से ज़्यादा रंग वहाँ पर मिला हुआ है। तो धीरे धीरे इसमें का जो भी कंपोनेंट होगा धीरे धीरे सब क्या होगा, अलग अलग होते जाएगा। तो इसमें जो भी आपका रंग होगा, जो ज़्यादा जल में घुलनशील होगा वो सबसे ऊपर की ओर होगा, उसका जो कम घुलनशील होगा उसके नीचे की तरफ इस तरह से। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ब्लैक हो गया, इतना देर में आपका ब्लैक आ गया, इतना देर में आपका मान लीजिए कि क्या आ गया, येलो आ गया, इतना देर में मान लीजिए कि आपका क्या आ गया, रेड आ गया। तो इस तरह से तीनों कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, धूप में सुखा करके इस यहाँ पर जो आपका कलर होगा ये आपका ब्लैक होगा तो इसको अलग कर सकते हैं, यहाँ पर आपका पीला होगा तो इसको हम अलग कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका रेड होगा तो इसको हम अलग कर सकते हैं। और याद रखिए कि यह जो आपका होता है जो ज़्यादा घुलनशील होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, जल्दी ऊपर की तरफ जाएगा, और जो कम घुलनशील होगा उससे नीचे की तरफ। इस तरह से इसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, ठीक है। अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो चित्र संख्या 2.12 में, चित्र संख्या 2.12 में फिगर दिया हुआ है, तो वहाँ पर और देख करके उसको समझ सकते हैं फिगर। जब आप नोटबुक बनाइएगा, नोट कॉपी बनाइएगा तो उसमें ये फिगर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम क्या करते हैं कि स्याही के अवयव या ऐसा एक इससे ज़्यादा रंग अगर आपको मिला हुआ है तो उसको अगर अलग करना होगा तो इस विधि से हम इसको अलग करते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए पहले। अगला जो आपका विधि है वो आपका पृथककारी कीप का उपयोग। पृथककारी कीप क्या होता है कि एक कंटेनर जैसा होता है, इसमें क्या किया जाता है कि जब मिश्रण के द्रव अमिश्रणीय हो, माने कि वैसा 2 द्रव मिला हुआ हो जिसमें से एक द्रव ऐसा हो जो दूसरे में अच्छे से नहीं मिल पाए। हम बताए थे कि 2 तरह का द्रव हो सकता है कि एक मिश्रणीय द्रव होगा, एक आपका क्या होगा, अमिश्रणीय द्रव होगा। मिश्रणीय मतलब कि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिल जाए, और अमिश्रणीय मतलब कि एक दूसरे में अच्छे से नहीं मिले, जैसे कि आपका तेल और जल। अब देखिए कि तेल और जल मतलब कि तेल और पानी कभी भी अच्छे से नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों का डेंसिटी अलग अलग होता है। और उसके बाद क्या होता है, हाँ वही होता है, और तेल आपका क्या होता है, जल से हल्का होता है, तो आपका हमेशा तेल ऊपर रह जाएगा और जल आपका क्या होता है, हमेशा नीचे रहेगा। तो जब उस तरह के द्रव अगर मिला हुआ हो तो उसको अलग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम पृथककारी कीप का उपयोग करते हैं। तो यह एक तरह का कीप होता है, इसे मान लीजिए कि यह एक कीप है, ठीक है। इसमें हमारा जो मिश्रण है तेल और जल का वो है, तो आपको पता है कि ऊपर में आपका क्या रहेगा, ऊपर में आपका ये मान लीजिए कितना दूर आपका क्या है, जल है, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका तेल है। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। फिगर आप देख सकते हैं अपने पाठ्य पुस्तक का जो है चित्र संख्या 2.11 है, चित्र संख्या 2.11 में बहुत अच्छे से फिगर बनाया हुआ है, तो उसको आप लोग अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा नोटबुक में। तो यहाँ पर आपको पता है कि जल एक अलग लेयर बना लेगा और आपका तेल जो है आपका एक अलग लेयर बना लेगा। तेल आपका ऊपर होगा, तेल आपका क्या होगा, ऊपर होगा, क्योंकि तेल हल्का होता है और जल आपका भारी होता है, तो नीचे आपका क्या रहेगा, जल रहेगा, ठीक है। ये मिला हुआ है।
और नीचे इसमें एक नल लगा रहता है। क्या लगा रहता है? नल लगा रहता है। आपको पता है कि नल से मान लीजिए कि पानी आपको निकलना है तो नल को खोलिएगा तो पानी नीचे आने लगेगा। जिस तरह से आपका वाटर टैंकर में होता है उस तरह से नल यहाँ पर लगा रहता है। हम क्या करते हैं कि इसके नीचे एक हम बीकर रख देते हैं। ये बीकर हो गया जिसमें क्या होगा? जमा होगा। बीकर मतलब कि एक तरह का कंटेनर होता है जो लैब में यूज होता है। इसको हम बीकर कहते हैं। अब हमको पता है कि ये तेल और जल का मिश्रण है। तेल आपका ऊपर होगा, जल आपका नीचे होगा, बिकॉज कि तेल का घनत्व कम होता है, जल का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए जल आपका भारी चीज़ नीचे, हल्का चीज़ ऊपर। अब यहाँ पर यह जो सेटअप तैयार किया हुआ है, अब हम नल को अच्छे से क्या कर दिए? खोल दिए। नल को क्या कर दिए? खोल दिए। जब नल को खोलेंगे तो इसमें बूंद बूंद करके, ऐसा नहीं कि पानी जैसे आता है एक उस तरह से पानी, बूंद बूंद करके, 1 बूंद 2 बूंद इस तरह से, माने कि थोड़ा थोड़ा मात्रा क्या होता है। अगर मान लीजिए कि एक बार बहुत तेज़ी से आएगा तो उसके साथ तो तेल और जल दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो बूंद बूंद करके 1 बूंद 2 बूंद 3 करके इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? इसमें जल एकत्रित हो जाएगा। और जब हम देखेंगे कि पूरा तरह से इसमें पानी खत्म होने वाला है उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे? यहाँ से रेगुलेटर से इसको बंद कर दिए। तो उसके बाद आपका इसमें जल हो गया और आपका ऊपर में क्या बच गया? तेल। तो इस तरह से तेल और जल के मिश्रण को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। हम ऐसे मिश्रण को अलग कर सकते हैं जो एक दूसरे में अच्छे से घुलनशील नहीं हो, एक दूसरे में अच्छे से मिलनशील नहीं हो, मतलब कि घुलनशील नहीं हो, मतलब कि मिलने वाला नहीं हो, मतलब अमिश्रणीय द्रव हो, ठीक है। रवाकरण में आते हैं। तो रवाकरण क्या होता है? तो लिखा हुआ है कि जब ठोस द्रव के मिश्रण से ठोस के अवयव को शुद्ध रूप में प्राप्त करना हो। अब जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि नमक और पानी का आपका मिश्रण दिया हुआ है, मतलब कि नमकीन घोल आपके पास दिया हुआ है और आपको नमक और पानी को अलग अलग करना है। तो उसके लिए हम आपको बताया कि वाष्पन विधि आप वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। वाष्पन विधि में क्या होगा कि जब वाष्प कीजिएगा, उसको गर्म कीजिएगा तो क्या होगा? आपका जल वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाएगा और आपके पास नमक प्राप्त हो जाएगा। तो उस तरह से उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि नमक और जल हमारे पास मिला हुआ था, तो हो सकता था कि जल में कुछ क्या हो? अशुद्धि मिला होगा। तो जब पानी वेपर बन के ऊपर जाएगा, जल वाष्प बन के ऊपर जाएगा तो शुद्ध जल जाएगा। उसमें जो अशुद्धि था वो तो नमक के साथ ही रह गया। तो अगर आपको वो जो नमक है, जो ठोस रूप है, उसको अगर शुद्ध करके निकालना है, शुद्ध प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रवाकरण विधि को हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो रवाकरण में होता क्या है? तो रवाकरण में क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास मिश्रण है, चीनी छोड़ते हैं, नमक को ही लेते हैं। नमक और पानी का हमारे पास मिश्रण दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम एक कंटेनर में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। एक कंटेनर में रख के क्या करते हैं? गर्म करते हैं। बेसिकली बीकर में ही करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करते हैं। गर्म करते करते जैसे मान लीजिए कि आपका कंटेनर था, नीचे से मान लीजिए कि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हीट। आपको पता है कि फिगर बनाना थोड़ा सा टफ है, तो इसलिए आप लोग बात समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हीट है, यहाँ से हम इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। गर्म करेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ तक इसमें आपका क्या था? जल, और प्लस में क्या था? नमक था। जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें जल क्या होगा? कमेगा। तो मान लीजिए कि जल कमते 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 यहाँ तक आ गया। जल कमते कमते क्या हो गया? यहाँ तक आ गया। तो इसमें का बहुत सारा जल जो है वो क्या हो गया? आपका वाष्प बन के उड़ गया। अब इसमें जो है आपका जल कम रहेगा और आपका नमक क्या रहेगा? मैंने रहेगा तो आपका लिक्विड फॉर्म है, लेकिन इसको हम कहेंगे संतृप्त विलयन, या कह सकते हैं कि संतृप्त घोल। संतृप्त घोल कहने का मतलब क्या हुआ? संतृप्त घोल कहने का मतलब ये हुआ कि आपका इसमें जो नमक का जो सांद्रता होगा, नमक का जो क्या होगा? सांद्रता होगा, वो अधिक होगा। नमक का सांद्रता क्या होगा? अधिक होगा। और पानी आपका क्या होगा? उसका सांद्रता कम होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? संतृप्त घोल कहेंगे या संतृप्त विलयन कहेंगे। आगे आप लोग पढ़िए कि संतृप्त विलयन क्या होता है, अति संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो समझिए कि इसमें जो नमक होगा, मतलब कि जो ठोस होगा, उसका सांद्रता क्या होगा? अधिक होगा, मतलब कि उसका मात्रा अधिक होगा। जल का मात्रा क्या होगा? कम होगा। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हटा करके इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करेंगे मतलब कि इसको कमरे के ताप पर, कमरा का ताप आपको बताया कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो यहाँ से जो हम हीट दे रहे थे, हीट देना बंद कर दिए। इसको अलग रख करके रूम टेम्परेचर का मतलब कि एक रूम में जा करके इसको हम क्या कर दिए? रख दिए। कुछ देर के बाद आपका क्या हुआ कि इसमें जो आपका नमक था, क्या था? नमक था। वो नमक आपका क्या होगा? अलग अलग क्रिस्टल के फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा? क्रिस्टल मतलब जैसे दाना दाना जैसे आपका होता है उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल, ठीक है, जिसको हिंदी में रवा कहते हैं। क्रिस्टल मतलब क्या होता है? रवा होता है। तो आपका वो अलग हो गया। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे? पानी आपका ऊपर हो जाएगा। दूसरे कंटेनर में आपका क्या होगा कि यहाँ पर जब आप ठंडा किए थे तो यहाँ पर इतना बच गया था पानी, तो पानी आपका यहाँ पर ऊपर हो गया, यहाँ पर पानी बच जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? नमक। और नमक आपका क्रिस्टल के रूप में अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद इसको हम छान करके पानी को अलग कर लेंगे। तो अब क्या होगा? जो पानी इसमें से निकला उसमें जो इम्प्योरिटी पहले से जो अशुद्धि घुला हुआ था वो आपका पानी के साथ अलग हो गया और आपका नमक यहाँ पर क्या हो गया? शुद्ध रूप में आपको प्राप्त हो गया। तो जो समुद्र के जल से नमक प्राप्त किया जाता है,
समुद्र के जल से जो नमक प्राप्त किया जाता है वो इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कौन सी विधि द्वारा? तो रावाकरण विधि द्वारा। तो ऐसे आपका कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, कॉपर सल्फेट जिसको हम क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट ही कहते हैं। इसका एक और नाम है कॉपर सल्फेट का एक नाम क्या है, नीला, इसे कुछ नाम है, नीला तुतिया या इस तरह से इसको कुछ कहते हैं, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये कॉपर सल्फेट जो है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन से जो नीला कलर का होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से अगर आपको कॉपर सल्फेट शुद्ध रूप में प्राप्त करना है तो आप रावाकरण विधि का क्या कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरह से इस विधि का उपयोग हम करते हैं रावाकरण विधि द्वारा। ठीक है, और ऐसे नमक और आपको पानी को अलग अलग करना है तो आप वहाँ पर वाष्पन विधि अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपको शुद्ध रूप में नमक प्राप्त करना होगा या चीनी प्राप्त करना होगा तो उसके लिए आप रावाकरण विधि का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरह से जो आपका पृथक्करण का जो विधि था लगभग सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। उसका कल जो है हम लोग इससे आएगा टॉपिक अध्ययन करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जहाँ डाउट अगर होगा तो डाउट को भी आप लोग भेजिएगा कि हाँ सर कोई आपका ऐसा विधि जो आपको समझ में नहीं आया हो तो उसको डाउट को अगर भेजिएगा तो उसको फिर से हम रिवाइज करा देंगे। ठीक है।